हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल इंग्लिश बाय के.एम. गुप्ता। और आज का हमारा टॉपिक है एक एस्से कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 वायरस पर। अब की बार 12th क्लास के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, 12th क्लास के लिए ख़ास तौर पर ये एस्से है। अब की बार इसके आने के पूरे चांसेस हैं। एज ऑल ऑफ अस नो कि पूरा साल कितना डिस्टर्ब रहा है कोरोना के चलते, पूरी दुनिया बहुत डिस्टर्ब रही है। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है, सबसे ज़्यादा जो बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग टॉपिक है, वो यही है कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में भी जहाँ निबंध लिखने को आता है तो उसके लिए भी अब की बार ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 95% चांसेज हैं इस एस्से के आपके एग्जामिनेशंस में आने के। एंड एज फार एज स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास यूपी बोर्ड आर कंसर्न्ड, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 12 नंबर का 12 मार्क्स का ये निबंध आएगा। तो आइए जानते हैं कि इस निबंध को कैसे लिखा जाना चाहिए, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देना है, इसके सिम्टम्स, इसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसने कैसे हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एक वीडियो छोटी सी मैंने और बनाई थी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी वोकेबुलरी को समझने के लिए आपको काफ़ी मदद उसमें मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना निबंध कोरोना पेंडेमिक। तो देखिए, पहला हेडिंग है इसका इंट्रोडक्शन। द कोविड-19 पेंडेमिक इज एन ऑन गोइंग ग्लोबल पेंडेमिक। देखिए, कोविड-19 इसका नाम है, ये इसमें 19 इसलिए आगे लगा हुआ है कि इसका प्रसार 2019 से शुरू हुआ था। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना इन वुहान सिटी इन 2019। तो वहीं से ये 19 इसके साथ लग गया है, कोविड-19। कोरोना वायरस पहले से भी था, लेकिन ये उसका अपडेटेड वर्जन है। जैसे iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 11 तक आ रहे हैं ना, तो एक अपडेटेड वर्जन है ये कोरोना वायरस का। पेंडेमिक होता है महामारी, एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेती है, उसे पेंडेमिक कहते हैं। और ऑनगोइंग का मतलब होता है जो अब भी निरंतर चल रहा हो। जैसा कि आपको पता है कि ये पेंडेमिक अभी भी जारी है, केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऑनगोइंग मीन्स कंटिन्यू, लगातार। और ग्लोबल कहते हैं जो पूरे ग्लोब को कवर कर रहा हो, पूरी दुनिया को कवर कर रहा हो। द कोविड-19 पेंडेमिक इज एन ऑनगोइंग ग्लोबल पेंडेमिक। तो ये कोरोना महामारी, कोविड-19 की जो महामारी है, वो पूरी दुनिया को अपनी जद में लिए हुए है और जारी है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2019 में इन वुहान, चाइना के एक शहर वुहान में इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यहीं से ये 19 जो है कोविड के आगे लगा हुआ है, कोविड-19। और कोविड-19 पर एक वीडियो मैंने और बनाई है, 10 मिनट की वीडियो है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी चीज़ें समझने में। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल ही दे रहा हूं, आप उसको भी देख लेना, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। द WHO डिक्लेयर्ड, WHO ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की संस्था है जो स्वास्थ्य से संबंध रखती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द WHO डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक ए हेल्थ इमरजेंसी ऑन जनवरी 20, 2020। दिसंबर में ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया चाइना के वुहान शहर में, लेकिन धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की और 20 जनवरी 2020 को WHO को डिक्लेयर करना पड़ा इसे हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर, एक महामारी के तौर पर। आउटब्रेक कहते हैं विस्तार या प्रसार। इसके प्रसार को देखते हुए, इसके आउटब्रेक को देखते हुए WHO ने 20 जनवरी 2020 को इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड ऑन जनवरी 30, 2020 इन केरला। देखिए, 27
जनवरी को दरअसल ये केस हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन तब तक इसे एक नॉर्मल निमोनिया माना जा रहा था कि कोई निमोनिया का पेशेंट है। लेकिन इधर दुनिया में जब शोर शराबा हुआ और उससे मिलते जुलते जब सिम्टम्स डॉक्टर्स को दिखे, उन्होंने WHO को रिपोर्ट किया और फाइनली जनवरी 30 को 2020 में इसे आइडेंटिफाई किया गया कि ये कोविड-19 ही है। तो वो पहला रिपोर्टेड केस था कोविड-19 का हमारे भारत देश में। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड ऑन January 30, 2020 in Kerala. It is a highly contagious and fatal virus. वायरस होता है विषाणु, कंटेजियस होता है जो तेजी से फैलता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये 1 से 2 में, 2 से 4 में कितनी तेजी से ये फैलता है। कॉन्टेजियस होता है इन्फेक्शियस, जिसका इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैलता हो। एंड फैटल, फैटल होता है डेडली यानी घातक, दैट विच कैन कॉज डेथ, कोई ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बन सकती हो उसे कहते हैं फैटल। तो ये बहुत ही कॉन्टेजियस है और बहुत ज़्यादा घातक भी है। विच अटैक्स, जो अटैक करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इंसान के श्वसन तंत्र पर हमला करता है। श्वसन तंत्र में आपके फेफड़े भी आ जाते हैं, विंड पाइप भी आ जाता है, थ्रोट भी आ जाता है, नोज भी आ जाती है। इस पूरे सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तो ये तो था कोविड-19 का एक परिचय। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। कोविड-19 अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। कोविड-19 अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें अफेक्ट करता है डिफरेंट तरीके से। यूजुअली इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद यू व्हेन अ नियर बाय इन्फेक्टेड पर्सन रिलीजेस ड्रॉपलेट्स इनटू द एयर बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। यूजुअली मतलब सामान्यतः। इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद यू, इससे आपका कॉन्टैक्ट होता है, आप इसके संपर्क में आते हैं कब? जब ए नियर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नियर बाय मतलब पास में हो, लगभग 6 फुट की दूरी तक ये पकड़ लेता है और वो इन्फेक्टेड है पहले से ही, वो रिलीज करता है सांसों के माध्यम से और मुंह के माध्यम से ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स वो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती। व्यक्ति बोलता है, छींकता है, खांसता है तो वो रिलीज करता है छोटी छोटी भाप की या थूक की या सलाइवा की छोटी छोटी बूंदें, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो रिलीज करता है और उनके संपर्क में आते ही दूसरे व्यक्ति पर वो वायरस पहुंच जाता है। इसके अलावा वो ड्रॉपलेट्स अगर कहीं सरफेस पर, किसी दीवार पर या किसी जगह पर वो गिरती हैं, वहाँ पर वो वायरस पहुँच जाता है और जैसे ही आप उसको छूते हैं और जैसे ही वो हाथ अपने नाक पर लगाते हैं और वो वायरस फिर आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है, नाक या मुंह के माध्यम से वो अंदर चला जाता है। इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड, इसके जो ज़्यादातर पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन सिम्टम्स वो कौन कौन से हैं, उसमें इंक्लूड हैं, उसमें सम्मिलित हैं फीवर यानी कि बुखार, ड्राई कफ सूखी खांसी, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी, सोर थ्रोट गले की खराशें, हेडेक सिर दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल जिसमें स्वाद और गंध बिल्कुल गायब हो जाते हैं आदि। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, बुखार का आना, तेज सिर दर्द का होना, कमज़ोरी आना, थकान महसूस होना, है ना, सूखी खांसी होना, गले में खराशें होना, और जो सिम्टम सबसे लास्ट में पाए गए थे वो थे कि व्यक्ति को सुगंध आना, किसी प्रकार की गंध दुर्गंध आना बिल्कुल बंद हो जाता है और उसे स्वाद आना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। लेकिन इसके कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हैं, वो क्या हैं?
इट्स सीरियस सिम्टम्स आर चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके जो सबसे खतरनाक वाले, इसके जो सबसे गंभीर सिम्टम्स हैं वो दो हैं, ये वाले। कौन से? चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, लंग्स में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसा कि आपको बताया है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। इसका पूरी तरह से कब्जा हो जाता है और ये पूरे श्वसन तंत्र को अपनी जकड़न में ले लेता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और सीने में दर्द उठने लगता है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल रिकवर, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इससे ग्रसित, इससे संक्रमित जो लोग हैं, ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन, बिना अस्पताल में भर्ती किए। लेकिन ए फ्यू ऑफ देम, कुछ लोग जो सीरियस सिम्टम वाले हैं, सीने में दर्द वाले और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे लोग नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, उन्हें ज़रूरत होती है तुरंत इमरजेंसी की, उन्हें ज़रूरत होती है तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की, उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। और ये बड़ा रिस्क रहता है ऐसे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर अगर उनकी एज 50 से ऊपर है, 60 साल से ऊपर की एज है, वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, या उन्हें अस्थमा है, तो ऐसे लोगों पर ये बहुत ज़्यादा अपना घातक प्रभाव छोड़ता है। तो ऐसे लोगों को जिनके सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनके लक्षण जो है बड़े गंभीर वाले हैं, उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करना होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसका तीसरा हेडिंग है आपके सामने, इट्स वर्ल्ड वाइड इफेक्ट्स। इसने दुनिया में कहाँ कहाँ क्या प्रभाव डाला है, हमारी हेल्थ पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे शैक्षिक क्षेत्र में। आप जानते हैं किस तरह से सब स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे और ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई थी, किस तरह से सारे मार्केट्स बंद हो गए थे, लोग घरों में कैद हो गए थे। तो क्या क्या इफ़ेक्ट इसने डाले हैं वो देखिए। इट्स वर्ल्ड वाइड इफेक्ट्स, इसके विश्वव्यापी प्रभाव। इवन इन आवर ड्रीम्स वी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड दैट इवन ए माइक्रोस्कोपिक एनिमी वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टू ए स्टैंड स्टिल। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इवन इन आवर ड्रीम्स वी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इवन ए माइक्रोस्कोपिक एनिमी, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक होता है जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। तो ये वायरस आंखों से दिखाई नहीं देता। इवन ए माइक्रोस्कोपिक एनिमी, एक ऐसा शत्रु जो आंखों से दिखाई तक नहीं देता, एक बहुत छोटे से शत्रु ने ही ब्रिंग द होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया, टू ए स्टैंड स्टिल, बिल्कुल जाम कर दिया। स्टैंड स्टिल एक ऐसी अवस्था होती है जब बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है, गति रुक जाती है और बिल्कुल पैसिव पोजीशन में, बिल्कुल इनएक्टिव पोजीशन में हम लोग आ जाते हैं। तो एक छोटा सा शत्रु, एक छोटा सा वायरस इस दुनिया को रोक देगा, दुनिया की गति को रोक देगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, इस वायरस को प्रसारित होने से रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए, ए नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे देशों ने, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी शामिल था, इनिशिएटेड, प्रारंभ कर दिया। इनिशिएट कहते हैं स्टार्टेड, प्रारंभ कर दिए। क्या? लॉकडाउन्स, लॉकडाउन लगा दिए। अब इस लॉकडाउन को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबने, हम सभी ने इस लॉकडाउन के दंश को झेला है, फेस किया है, ठीक है। तो लॉकडाउन लगाना पड़ा भारत को भी और भारत के जैसे बहुत सारे देशों को भी। इट बैडली अफेक्टेड, और इस लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित किया आवर सोशल, हमारे सामाजिक, फाइनेंशियल, आर्थिक एंड एजुकेशनल सिस्टम, हमारे शैक्षिक सिस्टम को, हमारी शैक्षिक प्रणाली को। तो मतलब हमारे सामाजिक क्षेत्र को, हमारे आर्थिक क्षेत्र को, हमारे व्यापारिक क्षेत्र को, हमारे शैक्षिक क्षेत्र को पूरी तरह से इसने प्रभावित
कर दिया, सबको बिल्कुल रोक कर खड़ा कर दिया। मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। मिलियंस ऑफ पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वेंट हंग्री। हजारों परिवारों को भूख का सामना करना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। आपको पता है कि पिछली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और 23 मार्च से शुरुआत हो गई थी लॉकडाउन की। और एकदम से जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो जो लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, एक मुहावरा है, दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। जिनकी लाइफ हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाना रोज़ खाना, तो उनको भोजन की व्यवस्था कैसे बनाई जाए इसका कोई पहले से इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इसके चलते लोगों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा, ख़ास तौर पर लेबरर्स को, ख़ास तौर पर मजदूर वर्ग को। लेकिन इन परेशानियों से न मजदूर बचे और न आम आदमी, न मिडिल क्लास सोसाइटी। तो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वेंट हंग्री। हजारों परिवार भूखे रहे। थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स, हजारों की तादाद में मजदूर विद देयर फैमिलीज, अपने परिवारों के साथ, वर फोर्स्ड, मजबूर हुए, बाध्य हुए, टू वॉक बैक होम, घर की तरफ पैदल पैदल लौटने के लिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, लोगों को मजबूर होना पड़ा। लोगों ने 600-600, 700-700, 800-800 किलोमीटर की यात्रा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरह से पैदल तय की। उनमें से कुछ लोग तो घर पहुंच ही नहीं पाए और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया भूखे प्यासे, क्योंकि रास्ते में मदद करने वाला कोई नहीं था। भले ही लोग चाहते थे कि हम इनकी मदद करें, लेकिन उस समय दहशत इतनी थी कि लोग उनके पास जाने से भी डर रहे थे। उन्हें थोड़ा सा भोजन, उन्हें थोड़ा सा पानी देने से भी लोग कतरा रहे थे कि कहीं ये इन्फेक्शन हमें ना फैल जाए। तो एक दहशत का माहौल था, उसके चलते ये सब हुआ कि हज़ारों मजदूरों ने अपने परिवारों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर पैदल जाना उचित समझा। कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, सैकड़ों किलोमीटर कवर किया पैदल पैदल। एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स होता है माध्यम या साधन, ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बस, कार, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था ड्यू टू द लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन के कारण उनके पास साधन नहीं थे और उन्हें पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। ऐसे में ही सोनू सूद जैसे कुछ लोग मसीहा बनकर उभरे और उन्होंने अपने अपने स्तर तक जो कर सकते थे लोगों तक राशन पानी पहुंचाया, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की, है ना। मतलब बहुत अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे किया, लेकिन फिर भी लोगों ने कष्ट बहुत झेले और उनकी भरपाई करना, समय भी उनकी भरपाई नहीं कर सकता है। वो कष्ट, वो घाव उनके मन से कभी नहीं उतरेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे वो उन दिनों को। हंड्रेड्स ऑफ देम डाइड ऑन द वे एंड कॉन्सिक्वेंटली हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ऑन द वे ड्यू टू हंगर, ड्यू टू थर्स्ट। भूख से, प्यास से सैकड़ों की तादाद में लोग तड़प तड़प कर मर गए। हंड्रेड्स ऑफ देम डाइड ऑन द वे एंड कुड नेवर रीच होम। सैकड़ों की तादाद में लोग रास्ते में मर गए। इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन ये अब भी जारी है, टू स्प्रेड, फैलना, अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में अब भी फैल रहा है, विद मोर देन 125 मिलियन कन्फर्म्ड केसेज। लगभग 125 मिलियन कन्फर्म्ड केसेज हैं अब तक के और 2.7 मिलियन डेथ हो चुकी हैं। मतलब 27 लाख लोग अक्रॉस 200 कंट्रीज, लगभग 200 देशों में मिलाकर टोटल 27 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं हर देश के, इससे ज़्यादा ही होंगे एक्चुअल में। तो 27 लाख लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं, मर चुके हैं इस महामारी की चपेट में आकर। और लास्ट में हैं प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड। अब देखिए, इसके उपचार तो बताए नहीं जा सकते क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कहाँ तक उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, बाबा रामदेव की तरह हम कोई दवाई का यहाँ प्रचार नहीं कर सकते हैं इस ऐसे में, कोई जड़ी बूटी भी नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस बता सकते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इससे बचने के लिए।
दो वैक्सीनेशन हैज स्टार्टेड, हालांकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। द डेंजर इज नॉट ओवर येट, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वी स्टिल हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, हमें अभी भी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस की स्प्रेड को, इसके विस्तार को, इसके प्रसार को, इसके फैलाव को रोकने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं। जैसे वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, हमें लगातार अपने हाथ धोने चाहिए। वियर अ मास्क, मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। उस समय के सीन आपको याद होंगे कि लॉकडाउन के दौरान मास्क ना पहनने पर कितनी कितनी पिटाइयाँ हुई हैं लोगों की, कितने कितने उन पर पुलिस ने अत्याचार किए हैं। अब पुलिस की भी मजबूरी थी, जैसी गाइडलाइंस ऊपर से आ जाती हैं पुलिस उसी के अनुरूप कार्य करती है। ऊपर से अगर कठोरता से कार्रवाई करने के आदेश हैं तो पुलिस कठोरता दिखाती है, ऊपर से थोड़ा सा ढिलाई देने के आदेश हैं तो पुलिस ढिलाई देती है। तो इस सब के चलते लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली एंड वियर ए मास्क, हमें लगातार हाथ धोने होंगे डिटॉल से या साबुन से, है ना। वियर ए मास्क, मास्क पहनना चाहिए। एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कहते हैं कि ये वायरस 6 फीट तक लगभग हवा में भी ट्रेवल कर सकता है, ऐसे आंकड़े भी आए थे। तो हमें दूरी बनानी होगी आपस में, और मास्क पहनना होगा, और लगातार हाथ धोने होंगे। वी शुड अवॉइड टचिंग आवर नोज एंड माउथ, हमें अपने मुंह और नाक को बार बार छूने से बचना होगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार उनका हाथ जो है नाक में या मुंह में ही जाता है, तो इस आदत से हमें बचना होगा। एंड गोइंग आउट अननेसेसरीली, और जब तक नेसेसरी ना हो, जब तक ज़रूरत ना हो, हमें बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने से बचना है। इवन ए लिटिल केयरलेसनेस कैन प्रूव फैटल, ज़रा सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है, घातक सिद्ध हो सकती है। कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर्स इन केस ऑफ नीड, और आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करें। तो ये सारी चीज़ें तो अमिताभ बच्चन बहुत लंबे समय से आपको बता रहे हैं, ये तो आपको लाइन से याद भी हो गई होंगी। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने 10 मिनट का बनाया था, वो आप ज़रूर देख लेना, उससे काफ़ी मदद आपको मिल जाएगी। तो ये है ऐसे 12 नंबर का यूपी बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम में आएगा, आपकी बार आने के चांसेज है 95% आएगा ये, है ना। तो इसे बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। और भी एग्ज़ाम हैं आपके 10th के या 12th CBSE बोर्ड के, जहाँ जहाँ ये राइटिंग सेक्शन है हिंदी या इंग्लिश में, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप तैयार कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ऐसे आपको कैसा लगा। ठीक है, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।